नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपये प्रवेश शुल्क देता है। शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा 1 रुपये बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपये शेष रहते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? हमें क्या निकालना है कि लड़के के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, हमें जो है उस राशि को निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि प्रारंभ में लड़के के पास 100 रुपये थे। हमने मान लिया कि प्रारंभ में लड़के के पास 100 रुपये थे। प्रारंभ में लड़के के पास 100 रुपये थे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 रुपये लेके पहले स्टॉल पे जा रहा है और 1 रुपये प्रवेश शुल्क दे रहा है। 1 रुपये प्रवेश शुल्क दे रहा है और जो शेष राशि बच रहा है उसका जो है आधा राशि खर्च कर रहा है, यानी आधा राशि बचा रहा होगा। आधा राशि जो है बचा रहा होगा। अब देखिए ये शेष आधा राशि लेके दूसरे स्टॉल पे जाएगा और दूसरे स्टॉल पे 1 रुपये प्रवेश शुल्क देगा। उसके बाद जो शेष राशि बचेगा उसका जो है आधा राशि खर्च करेगा। आधा राशि खर्च करेगा तो आधा राशि बचाएगा। अब इस शेष आधा राशि को लेके तीसरे स्टॉल पे जाएगा और तीसरे स्टॉल पे 1 रुपये प्रवेश शुल्क देगा। तीसरे स्टॉल पे 1 रुपये प्रवेश शुल्क देगा। उसके बाद जो शेष राशि बच जाएगा उसका जो है आधा राशि खर्च करेगा। उसका जो है आधा राशि खर्च करेगा। अब देखिए शेष आधा राशि उसके पास बच गया। अब इस शेष आधा राशि में से 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क दे रहा है। 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क दे रहा है। उसके बाद शेष उसके पास इतना राशि बच जाएगा और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंत में उसके पास शेष राशि कितना बच रहा है? 3 रुपया, यानी एक किसके बराबर हो जाएगा? 3 रुपये के बराबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें या हम यहाँ ऑप्शन से x का वैल्यू पुट कर लें। अब देखिए अगर हम x की जगह 54 रख लें, अगर हम x की जगह 54 रख लें तो देखिए 54 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और 53 का 1/2 निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में निकल के आएगा। यानी अगर हम यहाँ 54 रखेंगे तो हमारा जो है फाइनल जो बचत निकल के आएगा वो पॉइंट में निकल के आएगा। जबकि हमें बचत क्या दिया हुआ? 3 रुपये दिया है। वो कितना रुपये बचा रहा है? 3 रुपये बचा रहा है। तो देखिए हम 54 लेके चलेंगे तो हमारा आंसर जो है नहीं आएगा। तो देखिए हम 39 रख लेते हैं। अब देखिए x की जगह अगर हम 39 रखेंगे तो देखिए 39 में से 1 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 का अगर हम 1/2 निकालेंगे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 19। 19 में से अगर 1 रुपया माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 का 1/2 निकालेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का 1/2 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 में से 1 माइनस करेंगे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 3। यानी 3 इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 3। यानी x का वैल्यू क्या होगा? 39 होगा। यानी शुरुआत में लड़के के पास कितना रुपया होगा? 39 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 39 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो 7500 रुपये की कीमत पर माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में विक्रेता का कमीशन क्या दिया? 28%। तो अब 7500 रुपये का अगर माल बेचेगा तो उसका 28% कमीशन कमाएगा। अब देखिए 7500 का अगर हम 28% निकालेंगे, 7500 का अगर माल बेच रहा है तो उसका कमीशन कितना होगा? इसका 28%। तो 7500 का 28% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 75 में अगर हम 28 से गुना करेंगे तो देखिए 28 पचे कितना होता है? 140। 140 के जीरो हाथ में क्या हो जाएगा? 14। 28 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 196। 196 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 210। ये हमारा क्या हो जाएगा? 210। यानी उसका इनकम कितना हो जाएगा? अगर वह 7500 रुपये का माल बेचेगा तो उस पर 28% का उसका कमीशन होगा तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा। इनकम कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2100 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार बैंक से 8000 रुपये उधार में 15% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 साल के लिए लेता है, उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना होगा? अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ ब्याज जो काउंट हो रहा होगा साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 8000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 15% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 3 साल। हमें टाइम कितना दिया? 3 साल।
और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज, यानी ऐसा ही निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज की दर से काउंट हो रहा होगा, तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए साधारण ब्याज में हमें ब्याज क्या मिलता है, प्रत्येक साल बराबर मिलता है, यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिल रहा होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3 साल में एसआई जो है प्रिंसिपल का टोटल कितना मिल जाएगा, 15% के दर से 3 साल में एसआई कितना मिल जाएगा, 45% मिल जाएगा। 3 साल में एसआई कितना मिल जाएगा, 45%, यानी उसे ब्याज के रूप में 45% लौटाना होगा। देखिए उसका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपया, और उसे ब्याज के रूप में इसका जो है 45% लौटाना होगा। तो देखिए हम इसका 45% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम यहाँ अगर गुना करेंगे, हम यहाँ गुना करेंगे 45 से 80 में तो ये हो जाएगा 0। अगर 8 से अगर हम 45 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 320। 320 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। ये कितना हो जाएगा 360, यानी उसे ब्याज के रूप में कितना लौटाना होगा, उसे ब्याज के रूप में 3600 रुपया लौटाना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3600 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 1400 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए किसी भी 2 वस्तु का अगर सीपी बराबर हो, किसी भी 2 वस्तु का अगर सीपी बराबर हो यानी क्रय मूल्य बराबर हो, और एक वस्तु को x% लाभ पे बेचा जाए और दूसरे वस्तु को x% हानि पे बेचा जाए, तो उस केस में ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों वस्तु का एसपी बराबर है यानी विक्रय मूल्य बराबर है। तो देखिए 2 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, एसपी बराबर हो, और एक वस्तु को x% लाभ पे बेचा जाए और दूसरे को x% हानि पे बेचा जाए, तो उस केस में क्या होगा, हर हाल में हानि होगा। और हानि कितने का होगा, हानि कितने का होगा, उस केस में हर हाल में क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितने का होगा, हानि हो जाएगा x/100% का। x क्या है, एक को जो है x% लाभ पे बेचा जा रहा था और दूसरे को जो है x% हानि पे बेचा जा रहा था, यानी x क्या है, प्रतिशत का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों का जो है एसपी बराबर है, दोनों को जो है 1400 रुपये में बेचा जा रहा है और एक पे जो है 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 15% का हानि हो रहा है, यानी यहाँ x का वैल्यू क्या है, 15%। तो देखिए हम x के जगह 15 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/100%। अब देखिए हम इसमें अगर 100 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.25% का, उसे पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2.25%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या है, y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक संख्या में यानी x में हमने मान लिया y का अगर 20% जोड़ दें, 20% जोड़ दें तो x जो है 50% से बढ़ जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x के 150% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस x को उस साइड लेके चले जाते हैं तो हमारा प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं y, अगर हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इक्वल टू x गुने 150% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। और इस x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा y/5 इक्वल टू, अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कितने बार में जाएगा, एक बार में। हम यहाँ अगर 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, बटे में 1 है तो देखिए 1 से 2 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा y/5 इक्वल टू, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं x/y, हम यहाँ से लिख सकते हैं x/y इक्वल टू
एक्स बटा वाई इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं। एक्स बटा वाई इक्वल टू 2/5, यानी यहाँ से हमारा दोनों संख्या का रेशियो क्या निकल के आ गया, x/y निकल के आ गया 2:5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंबे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में खंबे की ऊंचाई दिया हुआ है। हमें खंबे की ऊंचाई क्या दिया है, 21 मीटर दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि बंदर जो है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है और अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी 2 मिनट में बंदर जो है कितना चढ़ पाएगा, 2 मिनट में कितना चढ़ पाएगा, 6 मीटर चढ़ के और 3 मीटर फिसल जाएगा। यानी 2 मिनट में कितना चढ़ पाएगा, 3 मीटर चढ़ पाएगा। 2 मिनट में कितना चढ़ पाएगा, 3 मीटर चढ़ पाएगा। अब देखिए बंदर को चढ़ना कितना है, बंदर को चढ़ना है 21 मीटर। अब देखिए 21 मीटर में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 मीटर को माइनस कर लेंगे, क्योंकि जब अंतिम बार 6 मीटर बंदर चढ़ा होगा तो चोटी पे पहुंच गया होगा, और चोटी पे पहुंचने के बाद वो फिसला नहीं होगा। यानी हम इसमें से 6 मीटर सबसे पहले माइनस कर लेंगे। तो देखिए 21 मीटर में से अगर हम 6 मीटर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 मीटर। यानी 15 मीटर जो है, 15 मीटर बंदर को सबसे पहले चढ़ना है। अब देखिए बंदर जो है 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लेता है। तो 15 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। अगर हमें इस 3 को अगर 15 बनाना है तो हमें इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 5 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी 15 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा, 10 मिनट का समय लग जाएगा। अब देखिए उसके बाद 1 मिनट में बंदर जो है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ेगा। बंदर जो है टोटल 11 मिनट में कितना चढ़ जाएगा, 21 मीटर चढ़ जाएगा। खंबे की ऊंचाई क्या थी, 21 मीटर। यानी बंदर जो है 11 मिनट में खंबे की चोटी पे पहुंच जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों के द्वारा लिए गए समय का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से दोनों के द्वारा ए और बी के द्वारा लिए गए हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो देखिए हमने मान लिया कि बी जो है उस काम के लिए अगर 2 यूनिट का समय ले रहा होगा तो ए जो है कितना समय ले रहा होगा, 3 यूनिट का समय ले रहा होगा, इससे 50% ज़्यादा। अब देखिए दोनों के टाइम का हमें रेशियो पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए दोनों के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब देखिए ए का इफिशियंसी अगर 2 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, 3 यूनिट। यानी ए जो है एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एक साथ अगर कार्य करते हैं तो कार्य जो है 18 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो देखिए दोनों का इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट, और दोनों जो है उस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 18 दिन। यानी दोनों के इफिशियंसी से दोनों के द्वारा लिए गए समय में अगर हम गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 18 गुने दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। 18 गुने 5 यानी टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 90 यूनिट। अब देखिए इस 90 यूनिट काम को हमें किससे कराना है, बी से। इस 90 यूनिट काम को हमें किससे कराना है, बी से कराना है। अब देखिए बी जो है एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 3 यूनिट। बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा है, तो 90 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 3 यूनिट के इफिशियंसी के साथ 90 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, 30 दिन का समय लेगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि बी जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसाव के कारण टंकी 2/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक नल टंकी को 2 घंटा में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण
टंकी जो है 2 सही 1/3 घंटा में भरती है। अब देखिए रिसाव जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा होगा, तो हम रिसाव को मान लेते हैं खाली करने वाला पाइप, हम रिसाव को मान लेते हैं खाली करने वाला पाइप। अब देखिए जब भरने वाला पाइप, अब देखिए हम यहाँ दोनों पाइप का नाम रख लेते हैं। देखिए जब भरने वाला पाइप यानी ए जब अकेले काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 घंटा में भरती है। जब भरने वाला पाइप अकेले काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 घंटा में भरती है। और खाली करने वाला पाइप यानी रिसाव को हम मान लेते हैं पाइप बी। देखिए जब ए के साथ पाइप बी जब काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 सही 1/3 घंटा में भरता है। तो 2 सही 1/3 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/3 घंटा। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बी जो है खाली करने वाला पाइप है। बी हम किसका नाम रखे हैं, रिसाव का, यानी बी जो है रिसाव टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 और 7/3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 7/3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 14 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 14 यूनिट। अब देखिए जब 14 यूनिट पानी पाइप ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का। और जब 14 यूनिट पानी पाइप ए के साथ जब बी काम कर रहा है तो भरने में कितना समय लग रहा है, 7/3 घंटा का समय लग रहा है, 7/3 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 2 घंटा में अगर 14 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, 7 यूनिट। जब ए के साथ बी काम कर रहा है तो 14 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है, 7/3 घंटा। तो 1 घंटा में कितना पानी भर पा रहा होगा, 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भर पा रहा होगा। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर सकता है, लेकिन जब ए के साथ बी काम कर रहा है यानी रिसाव जब काम कर रहा है तो 1 घंटा में 6 यूनिट ही पानी भर पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है यहाँ 7 यूनिट पानी भर रहा होगा और रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर दे रहा होगा। यानी यहाँ से रिसाव का इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से रिसाव का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि उस रिसाव से टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए टंकी का इफिशियंसी कितना है, 14 यूनिट, और रिसाव जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है, यानी 14 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 14 घंटा का समय लग जाएगा। यानी उस रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 14 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। हमें क्या निकालना है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में लड़कियों का संख्या दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लड़कियों और लड़कों के संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में लड़कियों और लड़कों के संख्या का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 16:9 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हमसे प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ संख्या निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जो है लड़की की संख्या पता है। अगर हमें पता होता कि कक्षा में कितने टोटल छात्र हैं तो हम यहाँ से लड़की का प्रतिशत बता पाते हैं, लेकिन हमें जो है रेशियो दिया हुआ है तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने मान लिया कि कक्षा में 16 यूनिट जो है वो लड़की है तो 9 यूनिट क्या है, लड़के हैं, यानी टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 25 यूनिट। अब देखिए इस 25 यूनिट में से 16 यूनिट जो है वो लड़की है, कितने में से, 25 में से, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लड़की का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम 16 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64%। यानी कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, 64% होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 64% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितने कितने राशि मिली। हमें क्या निकालना है, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए को बी का 2/3 मिल रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को बी का 2/3 मिल रहा है, ए को बी का 2/3 मिल रहा है। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं A/B इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं A/B इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि B को C का 1/4 मिले, B को जो है C का 1/4 मिल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं B/C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4।
अब देखिए हमने मान लिया कि ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, और यहाँ देखिए बी को अगर 1 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ बी को 3 यूनिट मिल रहा है और यहाँ जो है बी को 1 यूनिट मिल रहा है, तो हम सबसे पहले बी के हिस्से को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 1 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 1 में 3 से गुना कर ले तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/12। अब देखिए ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, और बी को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 12 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से ए बी और सी के हिस्से का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए बी और सी के हिस्से का रेशियो क्या हो जाएगा, ए को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट, और बी को अगर 3 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 12 यूनिट। अब देखिए उस राशि में से हमने मान लिया कि ए को 2 यूनिट मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 3 यूनिट और सी को कितना मिल रहा है 12 यूनिट, यानी यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, टोटल राशि हो जाएगा 17 यूनिट। टोटल राशि कितना हो जाएगा 17 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है, टोटल राशि यहाँ 17 यूनिट हो गया, जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया 680 रुपया, यानी 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 680 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 रुपया, और 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में अगर हम 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 48, यानी 480 रुपया हो जाएगा। अब देखिए तीनों का हिस्सा क्या निकल के आ गया कि उस राशि में से यानी 680 रुपया में से अगर ए को 80 रुपया मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा 120 रुपया, और सी को कितना मिला होगा 480 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 80, 120 और 480 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।